नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका आरडी कैंपस के इस स्टूडेंट स्पीक चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और जिस तरह से हमने पॉलिटिकल साइंस को लेकर के आगामी एनटीए जो कि मई में एग्ज़ाम होने जा रहा है, उसमें बेहतर सफलता कैसे हासिल करें, इसको टारगेट करके हमने एक मुहिम छेड़ा स्टूडेंट स्पीक्स का। अब हम वेस्टर्न जो थिंकर थे उन सबको काफ़ी हद तक आपके सामने हमने भेजने की कोशिश की कि उनसे जुड़े जो भी फैक्ट्स एंड फिगर्स थे और कैसे कम समय में उसको क्विक रिवीजन किया जा सके और आप एग्ज़ाम में उसका इस्तेमाल कर सके, उसको हमने परोसने की कोशिश की अपने छात्र छात्राओं के माध्यम से ही। अब हम उसी तरह से चल रहे हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, भारतीय संविधान या भारतीय राजनीतिक व्यवस्था किस तरह से काम कर रही है और भारतीय राजनीतिक व्यवस्था से कैसे प्रश्न आते हैं, किस तरह से हमने टॉपिक को डिसाइड किया है और उस डिवीज़न के बाद हमने एक बेहतर कोशिश की है प्लानिंग के साथ किस तरह से इंडियन पॉलिटिक्स को पढ़ा जाए। आज हमारे सामने विवेक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रारंभिक बिंदुओं पर कुछ चर्चा चलाएंगे और पॉलिटिकल साइंस में इस भाग से काफ़ी प्रश्न होते हैं, इसलिए आप सभी इसका जरूर लाभ उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और विवेक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना अनुभव शेयर कीजिए, किस तरह से तैयारी को आगे बढ़ाया जाए। सबसे पहले मैं एक बार फिर सर का धन्यवाद करना चाहता हूं कि सर हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जो उन बच्चों के लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है जो दूर दराज के क्षेत्रों में रह रहे हैं और जिनको कम समय में अच्छी तैयारी करनी है, जिसमें आप सिर्फ पॉइंट्स फैक्ट्स याद कर सकते हैं जो आपके परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आप या तो मोटी बुक्स पढ़ लीजिए या उसमें से निकला हुआ एकदम सार पढ़ लीजिए। इसमें सब कुछ आपको प्योरली फैक्ट्स दिया जाएगा जो आप इस चैनल के माध्यम से सीख सकते हैं। और विवेक, आज आपका क्या है टॉपिक? जी, मैं आज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री बताना चाहूँगा कि इसमें कैसे शुरुआत होती है। सबसे पहले अच्छा, भारतीय संविधान का जो निर्माण हुआ उसकी पृष्ठभूमि क्या रही, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आप बताएंगे? क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में नेशनल मूवमेंट का रोल जो रहा उस पर आप चर्चा चलाएंगे? बिल्कुल सर। ओके, मैं चाहूंगा कि किस तरह से भारत गुलाम हुआ और भारत गुलाम होने के बाद आजादी के लिए जो संघर्ष हुए, उन संघर्ष के दौरान किस तरह से संवैधानिक स्थिति बनी और हमें एक संविधान, एक नए डेमोक्रेटिक सिस्टम में नए रूल रेगुलेशन के अंदर में जीने का एक माहौल बना और उस माहौल को संवैधानिक पृष्ठभूमि को लेकर के और फिर संविधान तैयार किया गया। और संविधान बनने तक में पीछे क्या क्या हुआ उसकी एक ब्रीफ हिस्ट्री शायद आप बताने जा रहे हैं। जी सर। जी विवेक, आप बताइए। सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि 1608 में सूरत में एक फैक्ट्री लगती है और 1608 के बाद अंग्रेजों की फैक्ट्री लगने के बाद 1611 में मछलीपट्टनम में आंध्र प्रदेश में दूसरी फैक्ट्री लगती है। इसके बाद 1757 में प्लासी का युद्ध हो जाता है और 1757 के बाद 1764 में बक्सर का युद्ध हो जाता है। अब 1857 की सैनिक विद्रोह हो जाता है जिसमें मंगल पांडे भी आपने नाम सुना होगा। फिर 1857 के बाद 1885 में कांग्रेस की स्थापना कर दी जाती है। ये एक टर्निंग पॉइंट था। ये एक टर्निंग पॉइंट कहलाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्योंकि उसमें देखा जाता है, अगर हम समझें कि जो सैनिक विद्रोह होता है इसमें मंगल पांडे जी इसमें नेतृत्व कर रहे होते हैं, ये एक चारों तरफ से एक विद्रोह खड़ा होता है, इसको अंग्रेजी सरकार संभाल नहीं पाती है। इस प्रेशर को धीमे धीमे रिलीज करने के लिए एक कांग्रेस की स्थापना की जाती है जिसके द्वारा सारे जो अध्यक्ष हर राज्य से, हर स्टेट से आके अपना बात को रख सके, इसलिए इनकी स्थापना की जाती है 1885 में। ओके। फिर उसके बाद 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया जाता है और 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है। 1907 में सूरत का अधिवेशन होता है। 1908 में खुदीराम को फांसी दे दी जाती है। 1908 के बाद 1909 में पार्लियामेंटरी रिफॉर्म होता है और 1911 में बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया जाता है। 1912 में भारत की राजधानी को दिल्ली बनाया जाता है और 1915 में गांधी जी भारत वापस आ जाते हैं, जिसके बाद 1916 में गांधी जी जो कांग्रेस ज्वाइन कर लेते हैं और लखनऊ अधिवेशन होता है। बहुत बढ़िया। लखनऊ अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे विवेक, कुछ ध्यान में आ रहा? आप लोग याद रखिएगा, लखनऊ अधिवेशन में जो अध्यक्ष थे AC मजूमदार थे। और ऐसे याद रख सकते हैं कि कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में जिसमें गांधी जी कहीं ना कहीं पिछले बेंच पे बैठे हुए थे, उस समय AC में मजे ले रहे थे। AC मजूमदार, लखनऊ अधिवेशन कांग्रेस का। ठीक, आगे जी। फिर उसके बाद 1917 में चंपारण सत्याग्रह होता है। 17 के बाद 18 में खेड़ा आंदोलन और 1919 में जलियांवाला बाग कांड, इससे सभी परिचित हैं।
फिर उसके बाद 1920 में असहयोग आंदोलन होता है और खिलाफत आंदोलन होता है, जिसमें हिंदू मुस्लिम एकता देखी जाती है, और 1921 में पूरी तरह से धरातल पर काम करने लगते हैं। 1922 में चोरा चोरी कांड होता है, और 1922 के बाद 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हो जाती है। 1924 में HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना होती है, और 1925 में काकोरी कांड हो जाता है। अच्छा, काकोरी कांड, ठीक है ठीक है। काकोरी कांड होने के बाद 1927 में लंदन में साइमन कमीशन आता है, 1928 में भारत में साइमन कमीशन आ जाता है, जिसमें 1928 में आने के बाद 1929 में लाला लाजपत राय पे लाठीचार्ज होता है, इसके बाद उनकी मृत्यु आती है। फिर 1929 में ही आपने देखा होगा कि भगत सिंह संसद के अंदर बम विस्फोट करते हैं, जिसके बाद उनको 1931 में 23 मार्च को फांसी दे दी जाती है, और 30, 31, 32 3 राउंड कॉन्फ्रेंस टेबल होती हैं, जिसमें 1932 में पूना पैक्ट भी होता है। पूना पैक्ट होने के बाद 1932 के बाद 1934 में गांधी जी कांग्रेस का त्याग कर देते हैं, कांग्रेस पार्टी से, और उसके बाद 1935 में RBI फेडरल बैंक की स्थापना की जाती है। उसके बाद 1935 के बाद 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना होती है, और कौन करते हैं? ये सुभाष चंद्र बोस करते हैं। सुभाष चंद्र बोस, बहुत बढ़िया। और अब उसके बाद 1939 के बाद 1940 में अगस्त प्रपोजल आता है, और अगस्त प्रपोजल आने के बाद 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन होता है, जिसमें, और 42 के बाद 1942 में ही क्रिप्स मिशन भी आता है। 43 में बंगाल क्राइसिस हो जाते हैं। 43 के बाद 44 में राजा जी फार्मूला आता है, जिसमें 1945 में वेवेल प्लान आता है। 46 में कैबिनेट मिशन हो जाता है, और 1947 में माउंटबेटन प्लान आता है। माउंटबेटन प्लान के तहत ही भारत को आज़ादी मिलती है। जी, बहुत बढ़िया। 1948 में गांधी जी की मृत्यु हो जाती है, जिसमें इनको दिल्ली के बिरला हाउस में इनकी मृत्यु होती है। और 1949 में भारत के संविधान को अडॉप्ट किया जाता है। उसके बाद 1950 में इसको लागू कर दिया जाता है। पहला अमेंडमेंट 1951 में किया जाता है भारत का। बहुत बढ़िया विवेक ने एक ब्रीफ हिस्ट्री सुनाया, शॉर्ट में किस तरह से लिया जाता है। हम चाहेंगे कि आप इसमें कुछ बिंदुओं पर ध्यान दें। यह हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसलिए जानना जरूरी होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को समझने के लिए, क्योंकि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष का ही परिणाम रहा। आखिर हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या संवैधानिक पृष्ठभूमि में अंग्रेजों के आने से पहले क्या डेमोक्रेटिक सिस्टम की व्यवस्था थी भारत में? भारत को ऐसे हालात में लाने में अंग्रेजों ने जो नीतियां अपनाई, उन नीतियों को किस तरह से उसमें अच्छी चीज़ें जो रही और पूरे विश्व में जो परिवर्तन हुए, उन सब को लेकर के भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। तो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम की आवश्यकता, उस डेमोक्रेटिक सिस्टम तक पहुंचने की जो हालात रही, उन सब को जान करके ही आप भारतीय संविधान के मर्म को समझ सकते हैं कि उसके अंदर की फिलॉसफी क्या रही होगी, जिसमें नेशनल मूवमेंट, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को समझना बहुत ज़रूरी है। शॉर्ट में विवेक ने डेट वाइज जिस तरह से बताया, आप ये जानिए 1857 का जो रिवॉल्यूशन था वह क्रांति पहली क्रांति थी, जिसमें यह एहसास हुआ कि हमें राष्ट्रीय एकता का अभाव है और हम कहीं ना कहीं अंग्रेजों से बहुत अच्छी तरीके से सामना करने के बावजूद भी फाइनली अंग्रेजों ने हमें दमन करने में सफलता पाई। लेकिन उससे सीख जो मिली, वही सीख 1885 में कांग्रेस के निर्माण का राह खोलता है, एक राष्ट्रीय पार्टी जिसके तहत आकर संपूर्ण देश आवाज़ उठा सके। वहीं से भारतीय स्वतंत्रता की एक कड़ी प्रारंभ होती है, जिसमें एक नेशनलिज्म, राष्ट्रीयता की भावना जगाने का प्रयास प्रारंभ होता है। हालांकि अंग्रेज भी कम नहीं थे, इसमें बहुत सारी चीज़ें, सेफ्टी वॉल का कॉन्सेप्ट भी आता है। आगे कई गतिविधियां ऐसी चलती रहीं। 1907 में कांग्रेस का विभाजन भी हो जाता है, लेकिन गांधी जी के प्रवेश के बाद फिर से एक बार एक ऐसा लीडर, एक ऐसा नेशनल राष्ट्रीय व्यक्तित्व जो अब एक कमांड लिया है, जो लंबे समय तक एक लंबे आंदोलन और संघर्ष को एक नेतृत्व प्रदान कर सके और भारत को स्वतंत्रता की राह पर ले जा सके। इस बीच में जितने भी नियम कायदे आए, उन सभी ने मिलकर के फाइनली 1950 में भारतीय संविधान को इस रूप में दिया, जिसमें भारत एक एक डेमोक्रेटिक कंट्री में आया
और एक रिपब्लिक के रूप में आज हम सब भारतवासी अपना जीवन जी रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।